आदरणीय मित्रों, साहित्य प्रेमी भाई बहनों, मैं न्यूज चैनल द न्यूज प्लस के साहित्यिक आयोजन साहित्य सविता के प्रथम अंक में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं राजकुमार तिवारी साहित्य सविता के इस प्रथम अंक में आपके समक्ष साहित्य चर्चा और कवि सम्मेलन ऐसे इस प्रथम अंक के 2 भागों में इस एपिसोड को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रथम अंक में साहित्य चर्चा के अंतर्गत जो प्रथम भाग है इसमें आपको पूज्य साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के रचनाकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा देने वाले साहित्यकार, उनके जीवन के प्रमुख तथ्यों का मैं आपको स्मरण कराऊंगा। और द्वितीय भाग में कुछ सुप्रसिद्ध कवि अपने बीच के आदरणीय श्री जगजीवन मिश्र जी। श्री जगजीवन मिश्र जी सुप्रसिद्ध गीतकार हैं। अवधि के उनके अनेक लोकगीत गुनगुनाए जाते हैं अपने ग्रामों में, घरों में, और उनके मुक्तक और उनकी अन्य प्रकार की जो छंद विधाएं हैं उनको हम बड़े प्रेम से सुनते आए हैं। आज वह भी हमको हमारे इसी मंच पर, साहित्य सविता के मंच पर, अपने काव्य पाठ के माध्यम से अपनी कविताओं का रसास्वादन कराने वाले हैं। सुश्री लक्ष्मी शुक्ला एक जाना माना नाम है काव्य क्षेत्र का। यद्यपि उनकी अवस्था अभी वैसी नहीं, फिर भी उनकी जो साहित्यिक प्रतिभा है उसने उनको श्रृंगार और संवेदना की कवयित्री के रूप में अभी प्रतिष्ठित करके रखा हुआ है। और तीसरे क्रम में जो हमारे रचनाकार हैं, साहित्य साधना को समर्पित जिनका जीवन है, ऐसे श्री संदीप सरस जी, उनके काव्य पाठ का हम आनंद लेंगे। आइए मित्रों, हम आपके साथ चलते हैं अब साहित्य सविता के प्रथम भाग में, जिसके अंतर्गत साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन के कुछ तथ्यों का आपको स्मरण कराता हूं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 27 जून 1838 ईस्वी में बंगाल के नैहाटी के निकट कंथालपारा में हुआ। इनकी माता दुर्गा देवी तथा पिता श्री यादव चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगला साहित्य के भी एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में उन्होंने कार्य करते हुए और यशस्वी रहे। बंगाल साहित्य में जनमानस तक जिन्होंने अपने साहित्य को पहुंचाया, ऐसे प्रथम साहित्यकार के रूप में चट्टोपाध्याय जी का, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम लिया जाता है। उनकी शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। सन 1857 में उन्होंने बीए पास किया और वो स्नातक की परीक्षा जो प्रथम भारतीय के रूप में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से उत्तीर्ण की थी। शिक्षा समाप्ति के तुरंत पश्चात उन्होंने शासकीय सेवा में अपने आप को लगाया और डिप्टी मजिस्ट्रेट तक के कार्य को उन्होंने संपादित किया और विभिन्न पदों पर नियुक्त रहते हुए उन्होंने साहित्य सेवा का कार्य अपना जारी रखा और 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और 1891 में वह सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और पूर्ण रूप से साहित्य साधना के क्षेत्र में आ गए। 8 अप्रैल 1894 को उनका इस धरातल से, हम सब के मध्य से उनका जाना हुआ और उनके जीवन का जो एक 55-56 वर्ष का कार्यकाल रहा, वो साहित्य के लिए और समाज सेवा के क्षेत्र में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं वे उनको अमर बनाते हैं। उनके रचना का जो संसार है, उनकी कृतियां हैं, उनके संदर्भ में बंकिम चंद्र चटर्जी की पहचान बंगला कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक और पत्रकार के रूप में होती है। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ, एक इंग्लिश भाषा का उपन्यास, इस रूप में हुई और उनकी पहली प्रकाशित बंगला कृति थी दुर्गेश नंदिनी।
मार्च 1865 में इस दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन हुआ। यह एक रूमानी रचना है। दूसरा उनका जो उपन्यास वो कपाल कुंडला 1866 में प्रकाशित हुआ। यह और भी अधिक रूमानी साहित्य के रूप में प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन किया। अपनी इस पत्रिका में उन्होंने विष वृक्ष नामक उपन्यास को 1873 में क्रमिक रूप से प्रकाशित किया। कृष्णकांतेर विल में चटर्जी ने अंग्रेजी शासकों पर तीखा व्यंग्य किया। उनकी यह कृति शासन के विरुद्ध उनकी जो भावनाएं हैं उनको विशेष रूप से व्यक्त करने में समर्थ रही। 1882 ईस्वी का कालखंड आनंद मठ उपन्यास के प्रकाशन के लिए जाता है और उस काल की वह एक प्रमुख घटना थी जब आनंद मठ उपन्यास का प्रकाशन हुआ 1882 में। इस उपन्यास में उन्होंने 1773 ईस्वी का जो बंगाल का सन्यासी विद्रोह था उसको एक नए स्वर में, एक सत्यता के साथ और ऐतिहासिक स्वरूप देते हुए और वर्तमान के तत्कालीन समाज में ऊर्जा और आशा का संचार तथा जो विदेशी सत्ता है उसके विरुद्ध संघर्ष की एक तेजस्विता को उत्पन्न किया। यह आनंद मठ 1882 ईस्वी में जब प्रकाशित हुआ तो उसके पश्चात वंदे मातरम हम सबको प्राप्त हुआ, जो वंदे मातरम आज हमारा राष्ट्रीय गीत है। हम बड़े श्रद्धा के साथ और भारत माता की भक्ति के लिए उस गीत का स्मरण करते हैं, उसका हम गायन करते हैं। उनके उपन्यासों में अभी मैंने कुछ नाम लिए हैं: दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, कृष्णकांतेर, दफ्तर, देवी चौधरानी और मोचीराम गौरेर जीवन चरित्र शामिल हैं। उनकी कविताएं ललिता व मानस नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी और यह एक काव्य संग्रह भी है। उन्होंने धर्म, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कई निबंध लिखे हैं। बंकिम चंद्र के उपन्यासों को भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व के जो साहित्य प्रेमी हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ उनका पठन पाठन करते हैं। और वो एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका साहित्य लगभग सभी भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार बंकिम बाबू जो साहित्य के अधिकतर पात्र हैं वो शहरी और मध्यम वर्ग के क्षेत्र के हैं और उस मध्यम वर्ग से आने वाले उनके पात्र जो एक बड़ा समुदाय है भारतवर्ष का मध्यम वर्ग का, उसको अपनी ओर निरंतर आकर्षित करते रहे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए जहां जन सामान्य ने उनके प्रति श्रद्धा और भाव और ऐसा भाव प्रकट किया और उनके साहित्य को आत्मसात किया, उससे शिक्षा ग्रहण की, उससे प्रेरणा प्राप्त की, वहीं भारत सरकार ने भी 1969 ईस्वी में उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया। ऐसे मैंने कुछ तथ्य आज इस साहित्य सविता के अंक में आपके समक्ष रखे हैं। बंकिम बाबू का जो साहित्य है वो पठनीय है और उनका जीवन चरित्र हम सभी साहित्यकारों के लिए और संपूर्ण समाज के लिए पठनीय, अनुकरणीय है। मैं आज अपने साहित्य सविता परिवार की ओर से द न्यूज प्लस चैनल की ओर से बंकिम बाबू को बहुत बहुत नमन करते हुए उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आइए अब हम चलते हैं इस अंक के द्वितीय भाग में, अर्थात कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं। माँ वाणी को नमन करता हूँ, शब्द पुष्प समर्पित करते हुए कवियों का आह्वान करता हूँ। ही शारद रूप बसै हमरे, ही शारद रूप बसै हमरे, नित ही नव मंगल चार करे। ही शारद रूप बसै हमरे, नित ही नव मंगल चार करे। शिशु तो जननी नहीं जानी सके, की ही भांति भला मनुहार करे। शिशु तो जननी नहीं जानी सके, की ही भांति भला मनुहार करे। सुत मातु चाहे ममता तुमसे, सुत मातु चाहे ममता तुमसे, बस एक
या है अनुहार करे, सुत मातु चाहे ममता तुमसे, बस एक या है अनुहार करे। कविता सविता सम जीवन माँ, शुचि भावन का उजियार करे। कविता सविता सम जीवन माँ, शुचि भावन का उजियार करे। कविता सविता सम जीवन माँ, शुचि भावन का उजियार करे। मित्रों, अब मैं आदरणीय लक्ष्मी शुक्ला जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा, जितने भी हैं वाद। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा, जितने भी हैं वाद। इसका सीधा लक्ष्य है भारत जिंदाबाद। इसका सीधा लक्ष्य है भारत जिंदाबाद। आइए लक्ष्मी शुक्ला जी। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी को साहित्य सविता मंच से, इस कार्यक्रम से मेरा सादर नमन। इस समय हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या चल रही है कोरोना महामारी की। इसके अतिरिक्त एक और समस्या चल रही है भारत और चीन के सीमा पर हो रहा विवाद। पढ़ती हूँ पंक्तियाँ कि भारत का मुकुट है हमें जान से प्यारा है। भारत का मुकुट है हमें जान से प्यारा है। धरती पे यहीं पर तो स्वर्गीय नजारा है। आंखें जो गड़ाए हैं वो कान खोल सुन ले। आंखें जो गड़ाए हैं वो कान खोल सुन ले। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। और पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि कश्यप ऋषि की धरती पहचान हमारी है। कश्यप ऋषि की धरती पहचान हमारी है। झेलम की हर तान हमारी है। उनको लगता होगा माटी का टुकड़ा पर, उनको लगता होगा माटी का टुकड़ा पर। हम सब से पूछो तो ये जान हमारी है। हम सब से पूछो तो ये जान हमारी है। और पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए, जवाब देते हुए, उस हालात पर जिस तरीके से हमारे सेना के जवान उन्हें हर दिन जवाब देते हैं, उन्हीं स्थितियों को देखते हुए मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि माता के मस्तक पर अब घाव नहीं होगा। माता के मस्तक पर अब घाव नहीं होगा। केसर घाटी विष का छिड़काव नहीं होगा। कि बाबा बर्फानी की सौगंध उठा कहते, बाबा बर्फानी की सौगंध उठा कहते, इस ओर बढ़ेगा जो वो पाँव नहीं होगा। इस ओर बढ़ेगा जो वो पाँव नहीं होगा। और 4 पंक्तियाँ रखती हूँ इस देश को, हमारे देश के शहीद हुए, बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कि है नमन वंदन राष्ट्र तुमको भावनाएं हैं समर्पित। है नमन वंदन राष्ट्र तुमको भावनाएं हैं समर्पित।
हर चाह तुमसे हो जुड़ी, सब कामनाएं हैं समर्पित। कि जो मर मिटे हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम में खोकर यहाँ, उन सभी को जो मिली वो यातनाएं हैं समर्पित। उन सभी को जो मिली वो यातनाएं हैं समर्पित। और मैं श्रृंगार लिखने का प्रयास करती हूँ, कुछ पंक्तियाँ श्रृंगार की रखती हूँ आप सभी के समक्ष। मैं सर्वप्रथम तो दादा राजकुमार तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस साहित्य सविता कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मैं रखती हूँ पंक्तियाँ। सावन आने वाला है, हालांकि रोज़ रोज़ का जो मौसम रहता है वो सावन का एहसास ही दिलाता है कहीं ना कहीं। चार पंक्तियाँ उसी से जोड़ते हुए पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम कि मन मानस मानस मान लियो, मन माही मयूरी नाच रही। मन मानस मानस मान लियो, मन माही मयूरी नाच रही। मन भावन सावन यावन से, मन भावन सावन यावन से, वन माही मयूरी नाच रही। कि मन मस्त मगन तन त्रस्त अगन, मन मस्त मगन तन त्रस्त अगन, घन माही मयूरी नाच रही। मन मारक तारक मोर पिया, तन माही मयूरी नाच रही। मन मारक तारक मोर पिया, तन माही मयूरी नाच रही। और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ प्रेम के कुछ पवित्र नामों का उल्लेख करते हुए। कि बहे जीव गंग जलधारा, रवानी हो तो ऐसी हो। बहे जीव गंग जलधारा, रवानी हो तो ऐसी हो। अमर सदियों तलक है जो कहानी हो तो ऐसी हो। लिखी जब प्रेम की गाथा, दिखी बस श्याम की राधा। हुई मीरा मगन जैसे दीवानी हो तो ऐसी हो। हुई मीरा मगन जैसे दीवानी हो तो ऐसी हो। और अंतिम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सभी से विदा चाहती हूँ। रखती हूँ पंक्तियाँ ये अंतिम। कि मैं परम प्रेम की साधिका बन रहूं, तेरे चरणों की आराधिका बन रहूं। कि रुक्मिणी बन सकूं मैं तेरी सांवरे, रुक्मिणी बन सकूं मैं तेरी सांवरे। ये न चाहूं मगर राधिका बन रहूं, ये न चाहूं मगर राधिका बन रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने बड़े प्रेम से सुश्री लक्ष्मी शुक्ला जी को सुना। वह प्रेम की कवयित्री भी हैं। निश्चित ही उन्होंने आपकी भावनाओं को स्पर्श किया होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको अपने साहित्य सविता मंच की ओर से। साहित्य सविता के मंच पर उन्होंने जो काव्य पाठ किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री जगजीवन मिश्र जी को। श्री जगजीवन मिश्र जी अपनी भावनाओं को काव्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं और उनके अधिकांश गीत कविताएं स्वयं उनके जीवन का व्यतीत किया हुआ यथार्थ होते हैं। जन जीवन से जुड़ी, ग्राम्य जीवन से जुड़ी उनकी रचनाएं बड़े प्रेम से सुनी जाती हैं। आप भी श्री जगजीवन मिश्र जी की कविताओं का आनंद लें। श्री जगजीवन मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी का। आइए, मुझे आमंत्रित किया गया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कुछ पढ़ूं इसके पहले माँ के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूं, सुनेगा। अवधि में एक छंद माँ के चरणों में रखता हूं।
कि मन मंदिर खाली परो हमरा, न रुको कबहू मुलयावा करो। मन मंदिर खाली परो हमरा, न रुको कबहू मुलयावा करो। दुख ते असुआ ढर कै निरुकै, तब दौरी हमें चुपवावा करो। अन्याय भले सही बेको परे, न अनर्थ करी समझावा करो। जब और न कोई दुलार करे, तुम आचर मालुकवावा करो। जब और न कोई दुलार करे, तुम आचर मालुकवावा करो। और आइए गीत पढ़ूं उसके पहले एक आध मुक्तक आपके मध्य रखता हूं। आज के समय में जैसा मैंने अनुभव किया वो आपके मध्य रखता हूं कि है मतलब की दुनिया गए हम ठगे हैं। है मतलब की दुनिया गए हम ठगे हैं। भले बन रहे खींचने में लगे हैं। भले बन रहे खींचने में लगे हैं। बुरे वक्त में ये दिखाई न देंगे। बुरे वक्त में ये दिखाई न देंगे। है स्वार्थ जहां तक वहीं तक सगे हैं। है स्वार्थ जहां तक वहीं तक सगे हैं। और मित्रों, निश्चित रूप से समय खराब हो सकता है, लेकिन हिम्मत ना हारी जाए। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि जीतेगा वो जो समय संग चलेगा। कि जीतेगा वो जो समय संग चलेगा। रहम भी खुदा तो सभी पर करेगा। रहम भी खुदा तो सभी पर करेगा। हो बाधाएं लाखों मगर ये भी तय है। हो बाधाएं लाखों मगर ये भी तय है। लिखा जो करम में वो मिलकर रहेगा। लिखा जो करम में वो मिलकर रहेगा। और मैंने जो देखा वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये दुनिया का गम है, हंसी का नहीं है। ये दुनिया का गम है, हंसी का नहीं है। बहा जो है आंसू खुशी का नहीं है। जो हमने है देखा वो तुम भी समझ लो। जो हमने है देखा वो तुम भी समझ लो। हकीकत में कोई किसी का नहीं है। हकीकत में कोई किसी का नहीं है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि महल उनको दो हम तो घर ढूंढते हैं। महल उनको दो हम तो घर ढूंढते हैं। भलाई ही सामो शहर ढूंढते हैं। भलाई ही सामो शहर ढूंढते हैं। तसल्ली हमें है खुदा उनको देखो। तसल्ली हमें है खुदा उनको देखो।
हमारे लिए जो जहर ढूंढते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक गीत पढ़ना चाहता हूं कि समाज में अब भी दहेज जैसी कुप्रथा किस प्रकार से हावी है, और यह घटना मैं स्वयं की अपनी बहन को मान करके लिख रहा हूं कि उस पर क्या बीती। एक संवेदना का गीत आपके मध्य पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्थितियां क्या होती हैं जब ऐसा होता है कि हम पर ना गुजरी होती, हम पर ना गुजरी होती तो ये बात ही न होती, हम पर ना गुजरी होती तो ये बात ही न होती। क्या होता इस जहां में, क्या होता इस जहां में, गर ये जात ही न होती, हम पर न गुजरी होती। और स्थितियां क्या हैं? क्या हुआ कि अपने ही हाथों से ही डोली में था बिठाया, अपने ही हाथों से ही डोली में था बिठाया। मालूम था क्या हमको, मालूम था क्या हमको कि उसे गैर है बनाया। मालूम था क्या हमको कि उसे गैर है बनाया। और सबकी तड़प से लगता, सबकी तड़प से लगता कि बारात ही न होती, हम पर न गुजरी होती तो ये बात ही न होती, हम पर न गुजरी होती। कि राखी बंधाने जाता, राखी बंधाने जाता अरमान बहुत लेकर, राखी बंधाने जाता अरमान बहुत लेकर, बैठा ही रहता घंटों, बैठा ही रहता घंटों पूड़ी मिठाई देकर, बैठा ही रहता घंटों पूड़ी मिठाई देकर। आ जाता जाके वापस, आ जाता जाके वापस, मुलाकात ही न होती, हम पर न गुजरी होती तो ये बात ही न होती, हम पर न गुजरी होती। और स्थितियां क्या होती कि यह जुल्म जालिमों का, यह जुल्म जालिमों का दिन रात सह रही थी, यह जुल्म जालिमों का दिन रात सह रही थी। रो रो के मेरी बहना, रो रो के मेरी बहना गाली माँ को दे रही थी, रो रो के मेरी बहना गाली माँ को दे रही थी। कि मुझे पैदा करने वाली, मुझे पैदा करने वाली मेरी मात ही न होती, हम पर न गुजरी होती तो ये बात ही न होती, हम पर। और अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। कि कहीं अपने को संभालूं, ऐसे में हमारी हालत क्या है कि कहीं अपने को संभालूं,
कहीं आंसू पोंछूं उसके, कहीं अपने को संभालूं, कहीं आंसू पोंछूं उसके। मैं भी सोच यह रहा था, मैं भी सोच यह रहा था, कारण हुआ ये जिसके। मैं भी सोच यह रहा था, कारण हुआ ये जिसके। और जन्मी ये जिस्म बहना, जन्मी ये जिस्म बहना, वो रात ही न होती, हम पर न गुजरी होती, तो ये बात ही न होती, हम पर न गुजरी होती। आपने बहुत प्रेम से, बड़े आनंद से श्री जगजीवन मिश्र जी को सुना। जगजीवन मिश्र जी निश्चित रूप से आपके हृदय तल की गहराइयों तक पहुंचे होंगे। मैं अब अपने बीच में आमंत्रित करता हूं श्री संदीप सरस जी को। श्री संदीप सरस जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। समीक्षा, लेखन, प्रकाशन, संपादन सभी प्रकार की विधाओं में कार्य करते हुए वे साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बड़े आदर के साथ अपने साहित्य सप्ताह के मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री संदीप सरस जी। नमस्कार, मैं बिस्वा सीतापुर से संदीप सरस। 1962 के पश्चात एक बार पुनः लद्दाख की गलवान घाटी में चीनियों ने हमारे विश्वास का गला घोटा है और हमारी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। आज का मेरा काव्य पाठ उसी पीड़ा और उसी आक्रोश को समर्पित है। हमेशा प्रेम चाहा पल, तुम्हारी बात ना बदली। हमेशा प्रेम चाहा पर तुम्हारी बात ना बदली। कहा भाई सगा तुमको तेरी औकात ना बदली। छुपा कर पीठ में खंजर हमेशा भोंकते हो तुम। तुम्हारी जात घटिया थी, तुम्हारी जात ना बदली। तुम्हारी जात घटिया थी, तुम्हारी जात ना बदली। अगर उंगली दिखाई तो कलाई तोड़ देंगे हम। अगर उंगली दिखाई तो कलाई तोड़ देंगे हम। अगर भारत को गाली दी जुबां को तोड़ देंगे हम। हमारे हिंद को तूने बुरी नजरों से देखा तो कसम भारत की खाते हैं, निगाहें फोड़ देंगे हम। कसम भारत की खाते हैं, निगाहें फोड़ देंगे हम। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं सभी भारतीयों का आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय सपूत तुम वंशज शिवाजी के हो। जागो शूरवीरों, आज हिंद ने पुकारा है। हिंद बाल पर दाग लगने न पाए बंधु, आज फिर देशद्रोहियों ने ललकारा है। और द्रोहियों के शीश धड़ से उतार भेंट कर मान हमने सदैव हिंद का संवारा है। शीश को कटाया, स्वाभिमान को झुकाया नहीं। बलिदान होना निज गौरव हमारा है। और हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि प्रथम प्रयास में निभाएं भाईचारा हम। दिल में जो खाई है वो पाट देना चाहिए। धर्म हो मनुष्यता समूचे जनमानस में, अलगाववादियों को डांट देना चाहिए। खून की जो धोली खेलते हैं हिंद की धरा पे, ऐसे देशद्रोहियों को काट देना चाहिए। उपचार का सही विचार अंत में यही है, अंग जो सड़े तो उसे काट देना चाहिए। भारतीय स्वाभिमान अमिट रहा सदैव, छुरी जो दिखाए तो कृपाण मार दो उसे। आन बान शान का न होगा अपमान अब, बोले कोई तैश में दहाड़ मार दो उसे। कसम शिवा की है जो हारत अहित सोचे, बोटी बोटी नोच चीर फाड़ मार दो उसे।
सत्य देश प्रेमी हो तो देश के विरुद्ध यदि मारे कोई कंकड़ी पहाड़ मार दो उसे। हर के हुंकार बैरी का करो संहार तुम, शत्रुओं के दंभ को समूलता से तोड़ दो। भर के हुंकार बैरी का करो संहार तुम, शत्रुओं के दंभ को समूलता से तोड़ दो। खाए जो यहाँ की और गाए जो विदेशियों की, ऐसे देशद्रोहियों की रसना मरोड़ दो। शांति सद्भाव पर टेढ़ी दृष्टि डाले जो भी, ऐसे दोस्त चीनियों की दोनों नेत्र फोड़ दो। भारत के इतिहास का जो करता हो प्रश्न, चेहरे के उसके भूगोल तोड़ फोड़ दो। और हमारे स्वाभिमान की समर्पित देखिए बात कि शत्रु के समक्ष रण में न खौलने लगे तो बोलो ऐसे रक्त की रवानी किस काम की। हाथ कट जाएं यदि ताज गढ़ने के लिए, बोलो ऐसे प्रेम की निशानी किस काम की। और जिसमें न शौर्य का जुड़ा हो कोई एक पृष्ठ, ऐसे इतिहास की कहानी किस काम की। आन बान शान हित हिंद के न आए काम, बोलो ऐसी कायर जवानी किस काम की। तो आइए हम सभी मिलकर के जयकारा लगाते हैं कि बलिदानियों का नाम जब भी पुकारता हूँ, मन करता है बार बार वंदे मातरम। बलिदानियों का नाम जब भी पुकारता हूँ, मन कहता है बार बार वंदे मातरम। भारतीयता का जब प्रश्न उठता है मित्र, अंतस से एक ही पुकार वंदे मातरम। और देशद्रोहियों के शीश धड़ से उतारने को एक धारदार तलवार वंदे मातरम। देशभक्ति भावना का ज्वार थमने न पाए, बोलिए पुनः एक बार वंदे मातरम। बोलिए पुनः एक बार वंदे मातरम। बोलिए पुनः एक बार वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय संदीप सरस जी के समसामयिक काव्य पाठ का आप सबने आनंद लिया। साहित्य सविता के इस मंच पर इस प्रथम अंक में अतिथि कवि के रूप में आदरणीय श्री जगजीवन मिश्र जी, आदरणीय संदीप सरस जी तथा कवयित्री लक्ष्मी शुक्ला जी ने अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं से हमारे इस आयोजन को सफल बनाया है। द न्यूज प्लस चैनल की संपूर्ण टीम तथा साहित्य सविता परिवार के समस्त साथियों का मैं आभार ज्ञापित करता हूं और आप सब भाई बहनों का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। साहित्य सविता का यह प्रथम अंक ही नहीं तो प्रथम प्रयास भी है। आगामी अंकों में हम अपने कार्यक्रम का उत्तरोत्तर सुधार करने का निरंतर प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा यह साहित्य सविता का अंक निरंतर कहें गुणवत्ता की दृष्टि से आगे बढ़ेगा और आप सबको निश्चित रूप से एक साहित्यिक आयोजन का पूर्ण आनंद देने के लिए निरंतर तत्पर रहेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके परामर्श हम सादर आमंत्रित करते हैं। चैनल तथा कार्यक्रम के प्रति आपकी आत्मीयता हमें अच्छा करने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी, यही अपेक्षा और निवेदन हम आपसे करते हैं। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।